हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जिसके अंदर जो प्रीवियस पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस और वी कुड से सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और प्रेफरेंस शेयर की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो किस तरह से कैलकुलेट होती है वो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर है, क्योंकि जिन्होंने पैसा अपना कंपनी में लगाया है, तो इट इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं, तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और क्योंकि कंपनी जो है अलग-अलग सोर्सेज जैसे इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डेट से जो है फाइनेंस करवाती है। तो यहाँ पे जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो इट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज। जैसे कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करके भी फाइनेंस करवा सकती है, प्रेफरेंस शेयर से भी, डेट से भी। और उसी तरह क्या है कि जब एक कंपनी डिसीजन लेती है कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म या कट ऑफ रेट, जो मिनिमम रिटर्न होती है कि जो कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स, the average rate of return in a firm would expect for supplying funds to the firm। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको ये भी कह सकते हैं कि जो फंड्स प्राप्त करने हैं उसकी कॉस्ट क्या है, क्योंकि जो इन्वेस्टर जब फाइनेंस करते हैं कंपनी को तो वो देखते हैं कि कितना वो मिनिमम रिटर्न कितनी एक्सपेक्ट करते हैं। और उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी ने अगर शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है तो उनको जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा प्राप्त करना पड़ेगी रिटर्न। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कंपनी एक सोर्स के ऊपर फोकस नहीं करती, कई सोर्सेस को वो फिनांस करती है, जैसे इक्विटी से कर सकती है, प्रेफरेंस से कर सकती है, डेट से कर सकती है। तो यहाँ पे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो है रिस्क के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर हाई रिस्क होगा तो हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। इजरा सोलोमन ने डिफाइन किया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग और कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट ए फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म टू रिमेन अनचेंज। ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो है फर्म अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है अर्न करे, ताकि जो मार्केट वैल्यू है उसके अंदर चेंज ना आए। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, कट ऑफ रेट फॉर द एलोकेशन ऑफ द कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, it is the rate of return on a project that will leave unchanged the market price of the stock। Cost of capital is not a cost as such। तो यहाँ पे है कि ये एक रेट ऑफ रिटर्न है। देखो ये एक रेट ऑफ रिटर्न है कि जिसके अंदर इन्वेस्टर्स की मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या है। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है फर्म जो है अपने प्रोजेक्ट से इतना मिनिमम उसे अर्न करना ही करना है। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी की जो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर है उसको मेंटेन करेगा। तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके 3 एलिमेंट्स है कि अगर कोई रिस्क नहीं है तो एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, और अगर बिजनेस रिस्क है तो उसके लिए प्रीमियम क्या है, क्योंकि नेचुरली जब हम किसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। उसी तरह उसके साथ फाइनेंशियल रिस्क भी जुड़ा होता है, क्योंकि अगर वो डेट से होता है तो डेट के ऊपर जो है इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 3 एलिमेंट है, एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट जीरो रिस्क लेवल, प्रीमियम फॉर द बिजनेस रिस्क, क्योंकि बिजनेस के साथ हमेशा अनसर्टेनिटी अटैच होती है, प्रीमियम फॉर द फाइनेंशियल रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ द पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर।
Cost of capital is that minimum rate of return which a firm must earn is expected to earn on its investment so as to maintain the market value of the firm के इतना मिनिमम उसने अपने इन्वेस्टमेंट पे अर्न करना ही है ताकि मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म बनी रहे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के तीन एलिमेंट है तो उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। के जो है दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आर जीरो जो है दैट इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न at the zero risk level, B जो है that is the premium for the business risk, F जो है that is the premium for financial risk। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर ये तीनों चीजें कवर होती हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क, प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई ऑफ कैपिटल, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है और किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व है, और उसी तरह फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कितने हिस्से डेट के हैं कितने हिस्सा इक्विटी का है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अंडरस्टैंड करना, कैलकुलेट करना क्यों नेसेसरी है एज एन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इन कैपिटल बजटिंग। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग के हिसाब से अगर देखें तो अगर हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है दैट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अदरवाइज हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो present value of expected return is calculated by discounted the expected cash flow at the cut off rate which is the cost of capital। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू हम जो है कैलकुलेट करते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या है उसको हम डिस्काउंट करते हैं कट ऑफ रेट पे जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। उसी तरह जब हमने कैपिटल मिक्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर की कितना हिस्सा इक्विटी का होगा कितना हिस्सा डेट का होगा, तो जब हमने एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है डिजाइन करना है तो उसी तरह फर्म की वैल्यू को वो मैक्सिमाइज करना का ऑब्जेक्टिव रखती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करने का भी साथ में सोचती है कि हमने एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है जहाँ पे फर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम हो। उसी तरह as a basis for evaluating the financial performance. Actual profitability of the project is compared to the projected overall cost of capital. कि जो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कंपेयर करते हैं और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कंपेयर करते हैं। अगर एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी इज मोर देन द प्रोजेक्टेड एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हम कहते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट है इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है। और उसी तरह जैसे हमने डिविडेंड का डिसीजन लेना है, प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना है, राइट इशू करना है, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी वहां पे हम कंसिडर करते हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जैसे स्पेसिफिक सोर्स के लिए भी हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे इक्विटी से अगर हम फिनांस करते हैं तो इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, डेट से लेते हैं तो डेट की, प्रेफरेंस से लेते हैं तो उसी तरह जो हमारे पास रिटेन अर्निंग होती है तो यहाँ पे स्पेसिफिक सोर्स की हम अलग से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो जो भी सोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है वहां पे उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो शेयर होते हैं जिनके ऊपर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है पेबल होता है, और ये जो डिविडेंड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिस्क्रिप्शन मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर जो है कॉस्ट फ्री है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इज ए फंक्शन ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल है वो डिपेंड करती है कि इन्वेस्टर जो होते हैं जब उन्होंने प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो वो कितना डिविडेंड जो है एक्सपेक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है इक्विटी शेयर से डिफरेंट है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं जिनको हम कंपनी के शेयर होल्डर ऑनर भी कह सकते हैं, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और वो इक्विटी शेयर से पहले मिलता है। और अगर कल को कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है और कुछ पैसा बचता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले रिपे किया जाता है और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। और उसी तरह यहाँ पे जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं तो उसी वक्त रेट ऑफ डिविडेंड जो है फाइनलाइज किया जाता है, तो ये फिक्स कॉस्ट होती है। प्रेफरेंस शेयर जो है परपेचुअल भी हो सकते हैं, रिडीमेबल भी हो सकते हैं।
तो उसी तरह हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल और परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर जो है देयर इश्यूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट वेयर व्हेन कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन आर इनकर टू इशू, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर जो है अब डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जाते। तो नॉमिनल और पार वैल्यू होती है कि जो उसकी फेस वैल्यू पे ही उसको इशू किया जाता है। प्रीमियम होता है कि जैसे 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर है तो उसको उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पे, जैसे 105 पे 110 पे इशू किया है। नॉमिनल और पार वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैज टू बी एडजस्टेड टू फाइंड आउट द नेट प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर उस पर कोई खर्चा हुआ है, जैसे कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन है, अगर 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर है, उस पर 5 रुपए का खर्चा हुआ है, तो नेट प्रोसीड 100 माइनस 5 95 हो जाएगी। तो डिविडेंड जो है दे नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड इन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, नो एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स इज रिक्वायर्ड। तो देखो, परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं विच आर नॉट रिडीम्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जिसको रिडीम रीपे नहीं किया जाता। तो वहां पे जो कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर इस तरह से निकाली जाती है। केपी जो है दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डी जो है दैट इज द डिविडेंड पर शेयर, एनपी जो है दैट इज द नेट प्रोसीड्स, कि जब हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो नेट प्रोसीड्स हमें कितनी मिली। जैसे एक कंपनी है, उसने 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए, 100 रुपीज ईच, और उसके ऊपर जो डिविडेंड पेबल है दैट इज 10%। देखो, ये आपने याद रखना है कि जो डिविडेंड होता है वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर पेबल होता है। तो कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन जो है दैट इज 2 रुपीज पर शेयर। तो यहाँ पे हमने निकाली है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दो सिचुएशन दे रखी है, अगर हमने फेस वैल्यू पे इशू किया है, और सेकेंडली अगर हमने उसको प्रीमियम 10, जो प्रीमियम है 10% पे इशू किया है। तो पहले हम देखते हैं कि ये हमारा फार्मूला है, जब हमने इरिडीमेबल या परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमें दे रखे हैं 10,000 है, और एक प्रेफरेंस शेयर की जो वैल्यू है दैट इज 100, ये फेस वैल्यू है। तो टोटल पार वैल्यू जो है 10,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगी 10 लाख। तो कॉस्ट ऑफ इशू जो है दैट इज 2 रुपीज पर शेयर, तो ये 2 इंटू 10,000 20,000 आ जाती है। तो नेट प्रोसीड्स पार की केस में 10 लाख माइनस 20,000, तो ये आ जाती है 9,80,000। और डिविडेंड जो है मैंने आपको बताया कि ये हमेशा पार वैल्यू पे होता है, 10 लाख की पार वैल्यू है इंटू 10/100, तो 10,000 शेयर के ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा दैट इज 1 लाख। अब हम देखते हैं कि अगर पार वैल्यू पे है तब वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है। तो यहाँ पे डिविडेंड जो है 1 लाख है, और नेट प्रोसीड जो है 9,80,000 है इंटू 100। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 लाख, और नीचे हम लिख देते हैं 9,80,000 इंटू 100। तो ये हमारे पास आ जाती है 10.2%। और अगर प्रीमियम पे है, इसका मतलब है 10% प्रीमियम पे है, तो इसका मतलब है 100 इंटू 10/100 प्लस 100, तो ये 110 पे इशू है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो उसका प्रीमियम पे अमाउंट आएगा वो आएगा 11 लाख, 11 लैक्स। और नेट प्रोसीज 11 लाख पे हमने 20,000 माइनस कर देना है, तो वो हमारे पास आएगा 10,80,000। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फार्मूला है डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,80,000 इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाती है 9.26। तो प्रीमियम पे उसकी जो कॉस्ट है 9.26 है, अगर पार वैल्यू पे है वो है 10.2। हम देखते हैं कि अगर ये रिडीमेबल है, उसी तरह रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर्स है, तो वहां पे हम देखते हैं रिडीमेबल होता है कि जिसको हमने कुछ समय के बाद जो है रीपे कर देना है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं जिनको हम रिडीम कर सकते हैं, और जिनको हम मेच्योरिटी के ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं, और उसका जो फार्मूला है वो है डिविडेंड प्लस एमवी जो है दैट इज द मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन, और इसको हमने डिवाइड करना है 1/2 इंटू मेच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स।
तो यहाँ पे जो KP है दैट इज द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, D जो है दैट इज द एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड, NP जो है दैट इज द नेट प्रोसीड्स, MV जो है दैट इज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जांपल मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि थ्योरी अंडरस्टैंड करनी इजी हो जाती है। तो कंपनी ने 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है 10% है। और यहाँ पे जो प्रीमियम पे ईच रिडीमेबल, यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है आफ्टर 10 ईयर, उसका जो पीरियड है एन जो है दैट इज 10 ईयर। और यहाँ पे हमने पार पे इशू किया है लेकिन प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो प्रीमियम जो है दैट इज 5%, कॉस्ट ऑफ इशू जो है दैट इज ₹2 पर शेयर। तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो नेट प्रोसीड्स है क्योंकि 10 लाख है, 10 लाख के अंदर से हमने 20,000 माइनस कर दिया तो ये आ जाती है 9,80,000। तो अब हमने फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी मेच्योरिटी वैल्यू है क्योंकि वो 105 पे हमने देनी है, तो 105 को हम जब 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेच्योरिटी वैल्यू जो है डेट इज 10,000, 50,000। तो हमारा जो एन जो है डेट इज 10 ईयर, कि हमने जो रिडीम करना है वो 10 ईयर के बाद करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 लाख प्लस ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए मेच्योरिटी वैल्यू जो है डेट इज 10,50,000 और नेट प्रोसीड जो है 9,80,000 माइनस कर दीजिए और एन से इसको डिवाइड कर दीजिए और इसके बाद इस पूरे को आप डिवाइड कर देंगे 1/2 इंटू मेच्योरिटी वैल्यू जो है 10,50,000 प्लस 9,80,000 इंटू 100। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये आ जाती है हमारी 1 लाख और उसी तरह यहाँ पे ये 70,000, क्योंकि यहाँ पे जो 1 लाख प्लस 10,50,000 माइनस 9,80,000 को हमने 10 से डिवाइड करना था। तो यहाँ पे हमने देखा कि 10,50,000 माइनस 9,80,000 70,000 आ जाता है। अ, तो वहां पे हमारा जो है बेसिकली जो है उसको हम 10 से जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 10,50,000 के अंदर से 9,80,000 माइनस किया तो ये आ जाता है 70,000 दैट इज डिवाइडेड बाय 10। और उसी तरह ही जो नीचे वाला पार्ट है 10,50,000 प्लस 9,80,000, इसको हम टोटल कर देते हैं तो ये आ जाता है 20,30,000। तो 1 लाख प्लस 70,000 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 20,30,000 और पूरी इक्वेशन को हमने जो है 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से ये, इस तरह से ये वाला। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 70,000 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो वो 7,000 आ जाता है। तो 1 लाख प्लस 7,000। उसी तरह ही जब हमने 20,30,000 को 1/2 से डिवाइड किया तो वो आ जाता है 10,15,000। तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं 1,07,000 डिवाइडेड बाय 10,15,000 और इसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारी जो रिडीमेबल के केस में आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10.54%।